स्टूडेंट्स, अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है ऑर्डर क्रोकोडीलिया। अब आपको इस ऑर्डर के नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्रोकोडाइल्स शामिल हैं। ठीक है, इस ऑर्डर क्रोकोडीलिया की 21 स्पीशीज़ हैं। और क्रोकोडाइल्स के बारे से अगर हम बात करें कि इनका इंसेस्टर कौन है, तो क्रोकोडाइल्स और डायनासोर्स जो हैं इन दोनों का इंसेस्टर आर्कोसॉर है। और आर्कोसॉर की वजह से क्रोकोडाइल्स के अंदर स्पेसिफ़िक स्कल करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि दूसरे किसी भी रेप्टाइल में नहीं पाई जाती। अब वो स्कल करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? नंबर 1 स्कल के अंदर करैक्टर ये है कि इनकी जो आइज़ होती हैं उनके बिल्कुल सामने इसके नॉस्ट्रल्स होते हैं, जो कि अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कि ये इसकी आई है और इसकी आई के बिल्कुल फ्रंट पे यहाँ पर इसके नॉस्ट्रल्स हैं जो कि इन फ्रंट ऑफ द आई मौजूद है। और अगर हम इसकी आई के ऑर्बिट्स को देखें, आई का ऑर्बिट जो होता है वो क्या है कि ये देखें, ये जो इसकी आइज़ हैं ये यहाँ पर ये ऑर्बिट होता है, वो खाली जगह जिसके अंदर आइज़ मौजूद होती हैं। स्कल के अंदर ये खाली जगह होती है जो आपको दिखा रही हूँ, ये है इसका ऑर्बिट। इसका ऑर्बिट की अगर आप शेप देखें तो ये ट्रायंगुलर है, लेकिन दूसरे तमाम रेप्टाइल्स के अंदर आई का ऑर्बिट जो है वो ट्रायंगुलर नहीं होता बल्कि सर्कुलर होता है। इसके अलावा इसकी अगर आप टीथ देखें तो टीथ जो होते हैं वो लेटरली कंप्रेस हैं, यानी कि इसकी ये लेटरल साइड और इसकी दूसरी लेटरल साइड जो है वो कंप्रेस्ड है। ठीक है, अब हमारे पास जो लिविंग क्रोकोडाइल्स आजकल हमें मिलते हैं उनमें हमारे पास मुख्तलिफ़ टाइप के क्रोकोडाइल्स शामिल हैं। क्रोकोडिला के मेंबर्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के हैं। अब इसके लिविंग मेंबर्स के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के क्रोकोडाइल्स की जो पिक्चर है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास ये वाला जो क्रोकोडाइल है ना, इसका नाम है, इसे हम कहते हैं गैवियल। ठीक है, इसको घड़ियाल भी कहते हैं और गैवियल भी कहते हैं। ठीक है, देन हमारे पास ये आ जाता है, ये क्रोकोडाइल है और इसकी जो स्नाउट होती है ना वो वी शेप होती है, यानी कि अगर आप इसकी ये चूंच या जो इसकी स्नाउट आगे से देखें तो वो वी शेप होती है। ठीक है, अब आप नीचे चले जाएँ तो यहाँ पर ये वाला जो क्रोकोडाइल है ये हमारे पास है एलिगेटर इसे कह सकते हैं। और इसकी जो स्नाउट होती है वो यू शेप होती है, ज़रा सर्कल, मतलब यानी कि बिल्कुल वी शेप नहीं है बल्कि यू शेप है। तो ऐसा क्रोकोडाइल जो कि ज़रा एलिगेटर से ज़रा साइज़ में छोटा होता है और उसकी स्नाउट यू शेप होती है, उसे हम काइमन कहते हैं। ठीक है, काइमन और एलिगेटर में डिफरेंस बस उसकी स्नाउट के साइज़ और बॉडी के साइज़ के अंदर डिफरेंस होता है उनके। ओके, अब अगर आप इस वीडियो में देखें तो इसमें फीडिंग मेथड दिखाया है क्रोकोडाइल का। तो इसमें ये देखें, ये पूरे का पूरा एनिमल को निगल जाएगा, अपने माउथ में ले जाएगा और सिर्फ ये टीथ इस्तेमाल करता है फूड को सीज़ करने में, यानी कि पकड़ के रखने में, लेकिन एनिमल पूरे का पूरा वो इंटैक्ट अपने अंदर ले जाता है। और इसमें आप ये देखिएगा, खाने के बाद जब ये पानी में जाता है तो इसका माउथ सबमर्ज होता है पानी में। ये देखें, लेकिन नॉस्ट्रल्स इसने ऊपर रखे हुए हैं पानी के। ठीक है, जिससे ये सांस ले सकता है, जब ये पानी में मौजूद है तब भी सांस ले सकता है इससे। अब इसमें फ़ीडिंग मेथड क्या होता है? इसका फ़ीडिंग मेथड ये होता है अमूमन कि ये अपने माउथ को ना आगे पीछे मूव करता है। अपनी स्नाउट जो होती है ना, जो उसकी आगे वाली स्नाउट होती है, उसको ये आगे पीछे मूव करता है ताकि उसको कोई फूड मिले और उसको वो खा ले। ठीक है, दूसरा हमने इसका मेथड देखा था कि अगर फूड जो है वो बड़े साइज़ का है तो वो किस तरीके से उसको खा लेता है, वो हमने इसका मेथड देखा है। उसके बाद अगर हम इसकी नॉस्ट्रल्स में हमने देखा था, आपको बताया था कि इसके नॉस्ट्रल्स जो होते हैं इसकी आइज़ के बिल्कुल सामने होते हैं। ठीक है, जब ये सबमर्ज होता है पानी में तो लेकिन नॉस्ट्रल्स जो होते हैं वो पानी के थोड़ा सा ऊपर होते हैं ताकि ये सांस लेता रहे। और अगर हम इसका एयर पैसेज वे देखें तो यहाँ पर आप देखें इस पिक्चर में कि ये पिक्चर स्कल की बनी हुई है और इस पिक्चर में यहाँ पर ये जो आपको ब्लू कलर का एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा इसकी एयर का पैसेज वे है। ठीक है, ये नेज़ल पैसेज वे है। ठीक है, और जबकि नीचे जो है यहाँ पर इसका नीचे वाली जगह पे ये इसका माउथ है और इसके अंदर लिटरली कंप्रेस्ड टीथ मौजूद है। हवा जो होती है वो इसके इस नॉस्ट्रल से होके, हवा जो होती है वो इसके इस नॉस्ट्रल से होके फिर उसके बाद इसके ये माउथ के अंदर जाके इसके पीछे माउथ की पिछली वाली साइड पे जाके और फिर दैन इसके थ्रोट तक नीचे तक जाती है।
अब अगर आप इस पिक्चर में देखें तो इसमें ज़रा क्रोकोडाइल का स्कल थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है। तो क्रोकोडाइल के स्कल में अगर आप ये देखें तो यहाँ पर ये इसके ऊपर वाला ये पोर्शन जो ऊपर है ये नॉस्ट्रल है, और इधर से ये जो एयर है वो यहाँ से होती हुई जाएगी इसके नॉस्ट्रल से तो इसकी थ्रोट तक जाएगी, और उसके बाद यहाँ पर ये जो आपके पास है ये इसकी इसोफेगस है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा पैसेज है इसके साथ ही ये इसका ग्लॉटिस है, और देन उसकी ट्रैकिया इस तरह जा रही है, यानी कि ये इसका रेस्पिरेटरी पैसेज है और ये उसका डाइजेस्टिव पैसेज वे है, ठीक है। तो जब ये क्रोकोडाइल पानी के अंदर होता है, सबमर्ज होता है, तो उस टाइम पर इसका माउथ पानी के अंदर होता है। तो जब ये माउथ ओपन करेगा तो देयर इज़ अ चांस कि पानी जो है इसके माउथ के ज़रिए से होता हुआ इसके आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाए। तो इस चीज़ को रोकने के लिए इनके अंदर एक स्ट्रैटेजी है कि यहाँ पर एक मस्कुलर टिश्यू मौजूद है यहाँ पर, जिसको हम फ्लैप ऑफ टिश्यू बुक में लिखा हुआ है। और ये अमूमन ये जो आपको नज़र आ रहा है ये फ्लैप ऑफ टिश्यू टंग के बैक साइड पर होता है, ज़ुबान के पीछे होता है, ठीक है। इसका क्या फंक्शन होता है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि इस फ्लैप ऑफ टिश्यू ने इसके माउथ को आगे से ब्लॉक किया हुआ है, यानी कि माउथ की जो ओपनिंग है वो इस तरफ से ब्लॉक हुई हुई है, जिसकी वजह से अब पानी जो है वो इसके माउथ के अंदर एंटर नहीं होगा। लेकिन अगर आप दूसरा पैसेज देखें, जो रेस्पिरेटरी पैसेज है, जो नेज़ल पैसेज है वो ओपन है और हवा जो है वो अंदर एंटर हो रही है और दैन इधर से इसके ट्रैकिया में चली जाएगी। तो ये जो फ्लैप ऑफ टिश्यू है इसका नाम आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन इसका नाम जो है इसको हम कहते हैं पैलेटल वॉल्व, जो कि आपको एक और पिक्चर से क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो इस पिक्चर में देखें तो ये है वो पैलेटल वॉल्व जो कि डाइजेस्टिव पैसेज वे को ब्लॉक कर देता है। अब इनके अंदर एक बोन मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी पैलेट, जो कि आपको यहाँ पर विजिबल है, क्लियरली नज़र आ रही है। ये प्लेट ऑफ बोन, और ये प्लेट ऑफ बोन सेपरेट करती है नेज़ल पैसेज वे को और रेस्पिरेटरी पैसेज वे को, ठीक है। इसके अलावा इनके पास जो टेल होती है वो बड़ी लंबी होती है और मस्कुलर होती है, मोटी होती है, लेटरली कंप्रेस टेल होती है। और इसका क्या फंक्शन होता है कि इसकी वजह से ये स्विमिंग कर सकते हैं। इनके अंदर ऑफेंसिव जो है डिस्प्ले इसकी वजह से होता है। ऑफेंसिव डिस्प्ले का क्या मतलब होता है? ऑफेंसिव डिस्प्ले का मतलब होता है कि ये अपना गुस्सा जो है वो इससे शो कर सकते हैं, डरा सकते हैं किसी को भी, दूसरे एनिमल को। डिफेंसिव मैन्यूवर ये है कि अपने डिफेंस भी इस अपनी भारी सी टेल से ही कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपने प्रे पे अटैक कर सकते हैं, उसके ऊपर अपनी जो है टेल फेंकेंगे जिससे वो उसके कब्ज़े में आ सकता है। इसके अलावा इसके जो दांत होते हैं उनको बताया था कि वो सिर्फ प्रे को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फूड जो है टोटली स्वेलो किया जाता है, लेकिन अगर इसके प्रे आइटम बहुत बड़ा है तो फिर क्रोकोडाइल्स क्या करते हैं कि वो अपने एक बाजू या अपना कोई एक लिम्ब जो है वो उस प्रे के ऊपर रखते हैं और अपने दांतों से उस एनिमल को पकड़ लेते हैं और अपनी पूरी बॉडी को उसके इर्द गिर्द रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से उसकी बॉडी प्रे की बॉडी जो होती है वो डिसमेंबर हो जाती है, टूट जाती है। जब वो टूट जाएगी तो फिर उसको वो इजीली स्वेलो कर सकेगा। उसके अलावा इसका स्टमक जो होता है वो गिजर्ड की तरह का होता है, जैसे कि आपने बर्ड्स के अंदर देखते हो गिजर्ड लाइक स्टमक होता है। और इसके अलावा अब बर्ड्स में हम देखते हैं कि वो ऐसे करते हैं कि वो स्टोन्स वगैरह को खा लेते हैं। इस तरह क्रोकोडाइल्स भी रॉक्स वगैरह को स्वेलो कर लेते हैं ताकि उनका जो फूड है उसकी ब्रेकेज हो सके और वो स्टोन्स जो है अब्रेसिव्स के तौर पे काम करते हैं। इसके अलावा क्रोकोडाइल्स होते हैं दे आर ओविपेरस, वो अपने अंडे देते हैं और इनमें ये देखा जाता है कि ये अपने हैचलिंग्स की केयर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्ड्स में की जाती है। नेस्टिंग बिहेवियर इनके अंदर है, पेरेंटल केयर इनके अंदर है, और ये दोनों चीज़ें कॉमन हैं क्रोकोडाइल्स में और बर्ड्स में, क्योंकि इन दोनों का एंसेस्टर कॉमन है। द एंसेस्टर वाज ऑर्कोसॉर, और उस ऑर्कोसॉर से 3 तरह के एनिमल्स यानी कि डायनासोर्स बने थे, उससे क्रोकोडाइल्स बने थे और उससे बर्ड्स बने थे। तो दिस टॉपिक इज़ नाउ कंप्लीट। नेक्स्ट हम टॉपिक अभी स्टार्ट करेंगे।